हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय इंस्ट्रूमेंट चैनल। आज मैं आपके सामने अभी तक जो हम भी ये चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे अपना, कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या जो मैटर होता है वो किस किस अवस्था में पाया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं मैटर की, 3 अवस्थाओं के अलावा और कौन सी अवस्था होती है, उन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 30 क्वेश्चंस हम आज करेंगे और 30 क्वेश्चंस हम कल करेंगे। आप खुद एनालिसिस करिएगा कि क्या आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तभी कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पदार्थ किसे कहते हैं। एक्चुअली में मैटर किसे कहते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपको एक्चुअली में माइंड में पता क्या होना चाहिए, पदार्थ किसको कहते हैं। पदार्थ देखो उसे कहते हैं जो स्थान घेरती है। पहला, जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ मास हो, यानी जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ मास हो यानी द्रव्यमान हो, दिस कॉल्ड अ पदार्थ, मैटर। तो जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान हो, द्रव्यमान यानी कि मास, उसको क्या बोलोगे, पदार्थ बोलोगे। तो अगर यही लिख के आ जाए, अगर आपको ये नहीं पता होगा द्रव्यमान होता है या नहीं होता है उसमें, तो आप तो गलत कर दोगे, गलत कर दोगे ना। तो आपको पता होना चाहिए घेर, स्थान भी घेरती है और उसके साथ साथ ही उसमें कुछ ना कुछ मास हो यानी उसका द्रव्यमान हो। पदार्थ के 5 उदाहरण। मैम पदार्थ के 5 उदाहरण मतलब पदार्थ किसे कहोगे एक्चुअली में, आप किस किस चीज को कह सकते हो। मैम मैं भोजन को कह सकता हूँ, क्योंकि ये भोजन कुछ ना कुछ इसका मास होता है और ये स्थान भी घेरता है। भोजन आपके घर में रखा होता है तो स्थान घेरता है कि नहीं। मैम मैं पत्थर को कह सकता हूँ, हाँ पत्थर कुछ ना कुछ मास और फिर वो स्थान भी घेरता है। और मैम मैं जल को कह सकता हूँ, हाँ क्यों, बाल्टी में जल भर देते हो तो उसका मास नहीं होता क्या, और वो स्थान भी तो घेर रहा है। और किसको कहोगे, मैम मैं पौधे को कह सकता हूँ, ठीक है। और किसको कह सकते हो, अभी तो 4 ही हुए, एक और बताओ। हवा, हवा क्या मैटर है, बिल्कुल मैटर है। अब आपको लग रहा होगा हवा नहीं है, लेकिन हवा है, इसमें भी मास होता है। कि सिलेंडर में गैस हवा ही तो है, गुब्बारे में हवा ही तो भरते हो, स्थान घेरती है कि नहीं घेरती है, हाँ मैम घेरती तो है। चलो फिर नेक्स्ट पे आते हैं। पंच तत्व किसे कहते हैं। देखो पंच तत्व आपके यूनानी दार्शनिक के आधार पर उन्होंने 4 बताए थे, बट एक्चुअली में होते कितने हैं, होते 5 हैं। वो कौन कौन से हैं, यूनानी दार्शनिक के आधार पर तो 4 थे, लेकिन होते 5 हैं। कौन कौन से, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और क्या होगा, जल, ठीक है। अब यूनानी दार्शनिकों ने किसे नहीं माना था, उन्होंने आकाश को नहीं माना था, उन्होंने सिर्फ पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल को ही बताया था, ठीक है, याद रख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ। पदार्थ को वर्गीकृत कहते हैं। पदार्थ को आप 2 आधार पर वर्गीकृत करते हो, एक तो उसके भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। लेकिन भौतिक गुणधर्म होता है, उनके भौतिक गुणधर्म होते हैं और रासायनिक आधार पर उनकी प्रकृति होती है, ठीक है, याद रखिएगा। भौतिक तो गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति। तो आपकी कौन कौन से आधार हो गए, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति। क्लियर,
ओके। पदार्थ किससे बनते हैं? मैम पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? सूक्ष्म कणों से? हाँ, कण सूक्ष्म ही तो होते हैं भैया, बेटा जी। क्या पदार्थ जो होते हैं ढेर सारे होते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर सूक्ष्म नहीं यूज करना चाहते हो तो डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। तो पदार्थ किससे बनते हैं? कणों से मिलकर। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े बहुत थोड़े क्रिस्टल। पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े क्रिस्टल भी जल को रंगीन क्यों कर देते हैं? बहुत थोड़े से मतलब है आप चाहे थोड़ा ही लो या फिर पूरा डिब्बा भर के लो, ठीक है। डिब्बा भरने से मतलब ये जितना भी लेके आए हो पूरा ही डाल दो, लेकिन वो क्रिस्टल जो होंगे वो पानी को रंगीन जरूर कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी के बीच भी इंटरमॉलिक्यूलर होता है, ठीक है अंतरा आणविक बल। या फिर आप ये बोल सकते हो कि दोनों के ही बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या है? और ये अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। जब सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होंगे तो इनके अंदर रिक्त स्थान भी होगा, मतलब जो गैपिंग होगी वो भी होंगे। तो ऐसे बोल सकते हो पोटेशियम परमैंगनेट अनेक सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। तो इसे लिखो, अनेक सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। इसलिए पानी का कलर जो है वो रंगीन हो जाता है, क्योंकि पानी पोटेशियम परमैंगनेट में जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो पानी के अंदर क्रिया करके वो पानी को रंगीन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है नमक, चीनी, डिटॉल पानी में क्यों घुल जाते हैं? आप बताओ। नमक को आप घोलते हो फिर भी वो पूरा पूरा घुल जाता है। चीनी, शुगर को घोलते हो फिर भी वो पूरा घुल जाता है। आपका डेटॉल, डेटॉल आप जब नहाते हो तब यूज करते हो, मोस्टली आप गर्मियों में यूज करते हो, तो वो पानी में पूरा घुल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के ही बीच में जो आपका रिक्त स्थान होता है वो होता है। तो आप बोलोगे रिक्त स्थान होने के कारण। किसके बीच? पदार्थों के बीच। रिक्त स्थान किसके बीच होता है? पदार्थों या कणों के बीच रिक्त स्थान होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अगरबत्ती की सुगंध दूर तक क्यों फैल जाती है? अगरबत्ती हो गया, आपका परफ्यूम हो गया, और आप जो भी महकने वाली चीज यूज करते हो। अब और क्या बताऊं? परफ्यूम तो मोस्टली लोग यूज ही करते होंगे। अगरबत्ती, धूप बत्ती, इन सब का यूज तो आप घर में पूजा करने में करते ही होगे। पूजा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो? छोड़ो। अगरबत्ती की सुगंध दूर तक क्यों फैल जाती है? उसके विसरण, विसरण यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत जल्दी एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं और उसमें घुल जाते हैं। तो विसरण के कारण, विसरण के कारण। नेक्स्ट लिखा है पानी में शहद की शुद्धता कैसे परखी जाती है? अब पानी ले लिया आपने, शहद हनी ले लिया। अब हनी आपका प्योर है या इम्प्योर है, इसकी अगर आपको परख करनी है तो कैसे करोगे? जो आपका शहद होगा वो क्या होगा? जो आपका शहद होगा वो गति किस तरह से करेगा? शहद एक वर्ण रेखा में गति करेगा, मतलब ऐसे डालोगे ना तो ऐसे सीधे आएगा। समझ आ रहा है? वर्ण रेखा में गति करेगा। अगर वर्ण रेखा में गति नहीं कर रहा है तो आपका शहद प्योर नहीं है, और अगर वर्ण रेखा में वो गति कर रहा है कॉन्टिन्यूसली तो वो शहद आपका, वो हनी प्योर है। तो वर्ण रेखा में गति करेगा, तो वर्ण रेखा में
गति करेगा तो शुद्ध है, ऐसे लिख लो। भाई जगह कम है थोड़ी सी, तो पूरा पूरा मैं नहीं लिखवा रही हूँ, आपका जो मेन पॉइंट है, जो आपको मेन पॉइंट याद रखना है, मैं उसे लिखवा रही हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तापमान बढ़ने से कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप किसी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो आपके मैटर के जो कण है, मॉलिक्यूल्स है, वो क्या होगा। तो जब तापमान बढ़ाने से कणों पर क्या, वो गति करेंगे, तो क्या हो जाता है, गति करते हैं, कण गति करते हैं या गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। विसरण किसे कहते हैं, एक्चुअली में विसरण किसे कहते हैं, दो कणों के बीच, मैंने बोला ना क्या था, आप जब अगरबत्ती की जो स्मेल थी वो क्या एयर के कांटेक्ट में आके घुल रही थी, तभी तो आपको स्मेल आ रही थी, तो विसरण उसी को तो कह रहे थे आप लोग। तो विसरण सिंपल सी दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिल जाना। आप एयर के मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना ले रहे हो, इधर से एयर के मॉलिक्यूल्स उठा रहे हो, इधर के परफ्यूम का मॉलिक्यूल्स उठा रहे हो, उसको मिला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, वो स्वतः ही मिल जा रहे हैं। तो कणों का स्वतः ही मिल जाना, ठीक है। पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिल जाना। क्लियर ना। नेक्स्ट लिखा है, गर्म करने पर विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको समझाया था कि आपकी मदर जब भी खाना पकाती हैं तो उसकी स्मेल बहुत जल्दी ही आपके रूम में पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो गर्म करने पर विसरण होता है वो बहुत तेजी से क्रिया करता है, ठीक है। तो विसरण जो हो जाता है तेज हो जाता है, तो विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, विसरण तेज हो जाता है। विसरण तेज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, सभी पदार्थ एक जैसे मजबूत क्यों नहीं होते। आप कोई भी पदार्थ ले रहे हो, क्या सभी पदार्थ एक जैसे मजबूत होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सॉलिड अगल अलग आ, अलग ही उसके फिजिकल और केमिकल्स हैं, मतलब उसके जो बोल सकते हो क्वालिटी, सॉलिड की अलग है, लिक्विड की अलग है, गैस की अलग है, तो वो सब अलग अलग है तो सारे मैटर ही, पदार्थ ही। तो सभी पदार्थ एक जैसे मजबूत क्यों नहीं होते हैं, तो सभी पदार्थ एक जैसे मजबूत इसलिए नहीं होते हैं, आकर्षण बल तो इन पे कार्य करता है, लेकिन हर पदार्थ का आकर्षण बल तो अलग अलग होता है ना। सॉलिड का आपने देखा था आकर्षण बल कितने पास पास थे उसके मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के थोड़ा दूर दूर थे, और गैस के कितनी दूर दूर थे, तभी तो वो जल्दी से एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, मिल जाता है। सॉलिड के एयर के कांटेक्ट में तुरंत आ जाता है, उसमें रस्टिंग भी बहुत देर से होती है, तुरंत नहीं होती है। तो सिंपल सा अगर आपसे पूछा जाए सभी पदार्थ एक जैसे मजबूत क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि सभी पदार्थ के दो जो भी आकर्षण बल होता है वो अलग अलग होता है। आकर्षण बल अलग अलग होने के कारण। नेक्स्ट है, पदार्थ के सबसे छोटे कण का नाम बताएं। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा, तो पदार्थ के दो आधार पे आपको मैं सबसे छोटे कण बताती हूँ, एक तो यौगिक के आधार पर और एक तत्वों के आधार पर। तो यौगिक के आधार पर तो आपका हो जाता है अणु, यौगिक में अणु सबसे छोटा, और तत्वों में परमाणु सबसे छोटा। याद रह जाएगा आपका, यौगिकों में तो अणु है, लेकिन तत्वों की बात की जाए तो तत्वों में आपका परमाणु सबसे छोटा मैटर है। ओके। अंतरा आणविक बल किसे कहते हैं, जो दो पदार्थों के बीच में लगता है उसे अंतरा आणविक बल कहते हैं, पदार्थों के मध्य लगने वाला।
क्लियर? इसमें से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट लगा हो तो आप नंबर के साथ लिख देना, मैं आपको बता दूंगी कि एक्चुअली में इसका पीछे से क्या रिलेशन है चैप्टर से। चैप्टर आपने नहीं पढ़ा होगा तभी आपको डाउट होगा। 100% अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना, जितना, इतने बड़े बड़े वीडियोस भी तो नहीं है, फटाक से पढ़ लो, आधे घंटे बैठो शायद पूरे ही चैप्टर खत्म हो जाए आधे एक घंटे में। तो इसमें से कोई भी डाउट नहीं हो, फिर मैं समझा समझा के आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, तो आई होप कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अभी हम लोग 50 क्वेश्चंस और करेंगे, ओके? चलो तो फिर बाकी क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। अब बाकी क्वेश्चंस में क्या लिखा है, इधर मैंने नंबर वही लिखे हैं, 15 क्वेश्चंस किए थे, अब इधर 16 है और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठोस तथा द्रव में किसका संपीड़ितता सबसे अधिक होती है? संपीड़ितता का मतलब होता है आप उसको दबा सकते हो, संपीड़ित कर सकते हो। कोई भी द्रव है उसको किसी न किसी तरह दबा करके कुछ ना कुछ कम कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू सॉलिड और लिक्विड, तो उसमें तो लिक्विड का ही ज्यादा होगा। अगर लिक्विड और गैस नहीं दिया होता तो गैस का ज्यादा होगा। इसमें किसका ज्यादा होगा? द्रव का। ऐसे पदार्थ द्रव जो 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, ये मैंने बताया था, इसका वाटर पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था, क्योंकि ये बर्फ होती है सॉलिड, लिक्विड में पानी, और गैस में इसका वाष्पन। ठीक है। अंतरा आणविक अवकाश द्रव की किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? मतलब जो इंटरमोलिकुलर्स होते हैं किस में सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं, किस में होते हैं? गैस में। ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? आपने सॉलिड लिया है और उसको डायरेक्ट क्या करना चाहते हो, गैस में बदलना चाहते हो, तो क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का उल्टा क्या कहलाता है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जरूर देना, ठीक है? ऊर्ध्वपातन का उल्टा क्या कहलाता है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। रबड़ को, सॉरी, बल लगाने से ठोस पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल लगाने पर ठोस पदार्थ पर ये प्रभाव पड़ता है कि आप कितना ही बल लगा लो टूट जाएगा, पर वो अपनी आकृति नहीं चेंज करेगा। क्या होगा? टूट जाएगा परंतु आकृति नहीं बदलेगा। ठीक है। रबड़ को खींचकर आकार बदल जाता है, अल्लो, फिर ठोस क्यों है भाई? आप रबर बैंड लो, मैंने नहीं लगा रखा है, यहाँ पर है भी नहीं, तो आप रबड़ बैंड लो, उसको खींचो, आकृति तो चेंज हो गई। मैम फिर आप उसको सॉलिड क्यों बोल रही हो? तो सॉलिड इसलिए बोलते हैं, आप रबर बैंड को लेके खींचते हो लेकिन जब छोड़ देते हो तो फिर से उसी आकृति पे आ जाता है कि नहीं आ जाता? लिक्विड की क्या आकृति फिर उसी आकृति में आ जाएगी, मैम उसी ग्लास में डाल दो आ जाएगी, बट अधिक उस पे फोर्स लगाने पे वो टूट भी जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में तो होता नहीं है, तो इसलिए वो ठोस पे है। तो इसको ये एक एक्सपेरिमेंट करके भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने समझा दिया। चीनी, नमक आदि जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसका आकार ले लेते हैं। मैम आपने कहा था सॉलिड का आकार तो नहीं चेंज होता है, फिर वो ठोस क्यों कहलाते हैं? फिर भी आप शुगर को और सॉल्ट को बोल रहे हो कि ठोस है। बेटा आप जिस पदार्थ, सॉरी, जिस बर्तन में रखे हो उसका आकार ले रहे हैं, पर वो खुद का तो आकार नहीं चेंज कर रहे हैं ना, खुद जो जैसे थे वैसे ही है, उनमें क्या चेंज आ रहा है? वो सिर्फ जिस बर्तन में रखे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। अब आप आयरन का ही चूर्ण ले लो, ठीक है, क्रिस्टल ले लो, तो उसको जिस बर्तन में रखोगे वो उसी बर्तन में उसी तरह से रखा रहेगा कि नहीं रखा रहेगा? तो फिर तो क्रिस्टल
फॉर्म में होने के कारण वो उस बर्तन का आकार ले लेते, लेकिन वो खुद का आकार नहीं चेंज करते, इसलिए वो सॉलिड है। ठीक है, जब वो खुद का आकार चेंज करें तब वो सॉलिड नहीं होते, लेकिन खुद का तो आकार शेप चेंज ही नहीं कर रहे हैं। ओके मैम, तो क्लियर हो गया ये दोनों क्वेश्चन? ये मैंने आपको समझा दिया, इतना सारा लिखना नहीं था, बट हाँ ये एक्सेप्शन में आ जाता है थोड़ा सा, पूरा नहीं। तो मैंने आपको समझा दिया, ये वाला नहीं, ये वाला। जल में कौन सी गैस विश्रित होकर पौधों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? अब जल में कौन सी गैस ऐसे मिलेगी जो हमारे प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो कौन सी गैस हो जाएगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है? सीएनजी में कौन सी गैस पाई जाती है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी में कौन सी गैस पाई जाती है? और एलपीजी सिलेंडर जिसका आप यूज करते हो, उसका एग्जांपल जैसे कि मैंने खूब आपको पढ़ाया, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस तो एलपीजी में पाई जाती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। लेकिन कमेंट में आपको आंसर देखना है कि सीएनजी में कौन सी गैस पाई जाती है, आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो फिर मैं बताऊंगी। किसी पदार्थ में गैस का अधिक दबाव क्यों बनता है? सॉरी, किसी बर्तन में गैस का अधिक दबाव क्यों बनता है? कोई बर्तन ले लो, उसमें गैस रखी है आपने, तो उसमें अधिक दबाव क्यों बनता है? तो अत्यधिक तीव्र गति के कारण। उसकी देखो, उसमें गति बहुत अधिक होती है। ठीक है, क्या होती है? गति बहुत अधिक तेजी से करते हैं, तभी तो एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अत्यधिक गति के कारण, अत्यधिक गति के कारण। नेक्स्ट है तापमान की एसआई यूनिट। ठीक है, तापमान की तो हम बता दे रहे हैं, आप बताओ दाब की, प्रेशर की, इसकी क्या होती है? तापमान की एसआई यूनिट होती है आपकी केल्विन। क्या होती है? केल्विन। आप बताओ प्रेशर की क्या होती है? इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दो क्वेश्चन आपके पास है, एक तो प्रेशर की एसआई यूनिट और दूसरा है सीएनजी में कौन सी गैस, सॉरी हाँ, सीएनजी में कौन सी गैस पाई जाती है? 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है? आपने 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया है और उसमें जो केल्विन है वो कितने बराबर होगी? तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है बराबर होता है 273.273.16, लेकिन हम लोग पॉइंट को नहीं काउंट करते हैं, तो इतने केल्विन के ये बराबर होता है। कोई डाउट? क्या काउंट करने नहीं, काउंट भी कर लो, ट्राई भी कर लो, कोनो दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, जब तक बताओगे तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके, नेक्स्ट है केल्विन का सेल्सियस। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए कितना घटाया जाए? 1 2 3 4 5 6, कितना घटाओगे? मैम ऑप्शन होता तो कुछ बताता भी, आप तो डायरेक्ट डायरेक्ट करा रहे बेटा। अभी मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखने लगी ना, तो मैं लिखती ही रह जाऊंगी, आप क्वेश्चन करते ही रह जाओगे। स्मार्ट बोर्ड थोड़ी ना है, पढ़ो इसमें मजा आएगा। स्कूल में भी तो व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ते हो। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए कितना घटाया जाए? तो फॉर्मूला मैंने बताया था, 273 सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, किसको? केल्विन में केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए। लेकिन सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो जोड़ना पड़ता है 273, याद रखना। गलन क्या है? गलन यानी मेल्टिंग क्या है? तो मेल्टिंग सिंपल सी बात है, ठोस का द्रव में बदलना। मेल्ट तो उसे ही करोगे, द्रव को काहे को ही मेल्ट करोगे, पहले से ही मेल्ट। ठोस का द्रव में बदलना। ठोस NH4Cl को गर्म करने से प्राप्त होता
है? अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा? बताओ भाई, क्या प्राप्त होगा? NH4Cl को गर्म करोगे, हीट दोगे तो क्या प्राप्त होता है? तो NH4Cl को जब हीट करोगे, क्योंकि ये एक सॉलिड फॉर्म में है, तो ये चेंज हो जाता है डायरेक्ट ही हीट देने पर लिक्विड फॉर्म में, नहीं गैसियस फॉर्म में। तो इसका क्या हो जाता है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपको मैंने सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चेंज होने के लिए बहुत सारे 3-4 एग्जांपल्स दिए थे, तो एक तो आपका मैम कहोगे कपूर, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड भी हो गया। दो एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में देखें कि दो मैंने एग्जाम्पल और कौन से आपको बताए थे, जरूर आंसर दीजिएगा। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं? व्हाट इज द ड्राई आइस? तो सॉलिड CO2 को आप शुष्क बर्फ कहते हो, किसको कहते हो? सॉलिड CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका ड्राई आइस होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, अभी इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन और मेरे को मिलते हैं तो मैं कल फिर से 10-15 क्वेश्चन आपको करवा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ये सारी चीज़ें समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आपको समझाने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। ओके, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि NCERT पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है। NCERT से ही मैं आपको सारे चैप्टर कवर करवाऊंगी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।